हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, फिर आपके सामने हाजिर हूँ अपनी स्टोरी द मॉनिटर ऑफ होगराली का चौथा पार्ट लेकर, और ये लास्ट पार्ट है। चलिए स्टोरी को शुरू करता हूँ। शुरू में तो कोई आवाज़ नहीं लगी, मगर फिर कुछ धीमी आवाज़ें सुनाई दी, जैसे पेड़ों के बीच से गुज़रती हुई हवा की होती है। ये शेर की आवाज़ नहीं, हवा की आवाज़ है, मैंने कहा। नहीं साहब, ये शेर की ही आवाज़ है, आप एक बार फिर ध्यान से सुनिए, इब्राहिम ने ज़ोर देकर कहा, और इस बार डोनाल्ड ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। डैडी, ये शेर की ही आवाज़ है। मुझे हैरत है कि आपके सुनने की ताकत इतनी कमज़ोर हो गई है। हाँ, तुम ठीक कहते हो मेरे बेटे, मैं ये आवाज़ नहीं सुन पा रहा हूँ, और ये मेरी उम्र की वजह से है। अगर ये शेर है तो हमें अब बहुत सावधानी से काम लेना होगा। हो सकता है कि उसे हमारे यहाँ होने का पता चल गया हो। उसकी आवाज़ पर कान लगाए रहो। फिर डोनाल्ड और इब्राहिम के अनुसार शेर 10 मिनट तक बराबर हाँफता रहा और फिर खामोश हो गया। तमाम कोशिशों के बाद भी ये पता ना चल सका कि वो किस तरफ है। इस खतरनाक मौके के ऊपर संभल कर और बहुत होशियारी के साथ कदम उठाने की ज़रूरत थी। ये सोचकर मैंने डोनाल्ड और इब्राहिम को अपने पीछे अलग अलग दिशाओं में मुंह करके खड़े होने को कहा, ताकि अगर शेर हमारे पीछे से अचानक आ जाए तो वो हमें होशियार कर दे। वो जहाँ खड़े थे उधर वही ढलान थी जिधर से फिसलकर हम उस खाई में आए थे। इसकी दाईं तरफ एक 20-25 फीट ऊंची चट्टान थी और बाईं तरफ 60-70 फीट ऊंचा एक बहुत मुश्किल चट्टानों का किनारा था। अगर हमें फ़ौरन वहाँ से भागना पड़ता तो सिर्फ सामने की तरफ ही भाग सकते थे। उसी तरफ हमें एक बहुत बड़ा पेड़ ज़मीन पर गिरा हुआ दिखाई दिया, जिसने बरसात के मौसम में पानी के साथ बहकर आने वाली रेत को रोककर एक बड़ा सा टीला बना दिया था। हमारी बाईं तरफ मौजूद चट्टानी दीवार उस रेत के टीले के पास पहुंचकर उससे जुड़ रही थी, और उसके पीछे क्या है कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसी वक्त मैंने शेर के गुर्राने की आवाज़ सुनी, और ये पहला मौका था कि मुझे शेर की लोकेशन का सही सही अंदाज़ा हुआ। वो जानवर उस रेतीले टीले के पीछे छुपा हुआ था, और उसके गुर्राने का मतलब बस यही था कि उसने हमें देख लिया है। मैंने फ़ौरन अपनी राइफ़ल चेक करके इब्राहिम और डोनाल्ड को चट्टानों के साथ चिपक कर खड़े हो जाने को कहा, और चुपके चुपके पेड़ की तरफ बढ़ने लगा। पेड़ के पास पहुंचकर मैंने ध्यान से देखा तो पता चल गया कि उससे लगे रेत के टीले पर चढ़ना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पेड़ का मोटा तना और उसकी टहनियाँ मुझे सहारा दे सकती थीं। अब मैंने राइफ़ल गले में लटकाए और ऊपर वाले का नाम लेकर चढ़ने लगा। मेरा मुकाबला जिस आदमखोर के साथ था वो बहुत चालाक और खूंखार था। हो सकता था कि टीले पर चढ़ने के दौरान आदमखोर अचानक से सामने आ जाता, और ऐसी हालत में मेरे पास करने के लिए कुछ ना होता। लेकिन उस वक्त वो क्या करता, ये सोचकर ही मेरे माथे पर पसीना आ गया। ये समय इतना नाजुक था कि मेरी ज़रा सी लापरवाही मुझे आदमखोर के पेट में पहुंचा सकती थी। हालांकि एक पल के लिए मुझे ख्याल आया कि ऐसा ख़तरा उठाना कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। मुझे यहाँ से वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि अब आदमखोर के ठिकाने का पता चल चुका है, तो किसी और दिन जब अच्छा मौका होगा तो उसे ठिकाने लगाया जा सकता है। अभी मैंने ये सोचकर कदम पीछे हटाया ही था कि शेर एक बार फिर गुर्राया, और इस बार उसकी गुर्राहट में मुझे अपने लिए एक चैलेंज महसूस हुआ। अब मैं अपना वापस जाने का इरादा छोड़कर धीरे धीरे रेत के उस टीले पर चढ़ा, और एक एक इंच अपना सर ऊपर उठाते हुए चारों तरफ का जायज़ा लिया। जैसे ही मेरी नज़र शेर पर पड़ी तो तबीयत खुश हो गई। ऐसा खूबसूरत, रोबीला और बड़ा सा शेर मैंने बहुत दिन बाद देखा था। अगर वो आदमखोर ना होता तो मैं उसे किसी भी तरह से ज़िंदा पकड़ने की कोशिश करता। वो मुझसे सिर्फ 20-30 फीट की दूरी पर था और झाड़ियों के करीब आराम से आंखें बंद किए बैठा था, जैसे किसी गहरी सोच में डूबा हो। शेर की बाईं तरफ करीब 10 गज दूर
3-4 लकड़बग्गे झाड़ियों में दुबके नज़र आ रहे थे। जब भी वो आगे बढ़ते, शेर आंखें खोलकर गुर्राता और लकड़बग्गे डर के मारे दोबारा झाड़ियों में जाकर छिप जाते। मैं ये सब देखने में इतना खो गया कि शेर पर गोली चलाना ही भूल गया। एकाएक शेर ने उठकर अंगड़ाई लिया और इधर उधर देखा। अब मुझे लगा कि वो हमारे हाथ से निकला जा रहा है, तो फ़ौरन ही मैंने राइफ़ल की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर राइफ़ल मेरी दाईं तरफ सीने के साथ लटकी हुई थी और टाइगर की खोपड़ी को निशाना बनाने के लिए हमें राइफ़ल को थोड़ा घुमाना चाहिए था, जो कि उन हालात में संभव नहीं था। मैंने एक हाथ से टीले का सहारा ले रखा था और दूसरे हाथ से पेड़ की टहनी थाम रखी थी। इस दौरान शेर की छठी इंद्री ने उसे सर पर मंडराने वाले ख़तरे की सूचना देना शुरू कर दिया और वो मुझे कुछ बेचैन नज़र आने लगा। वो बार बार उठ और बैठ रहा था और कभी वो गर्दन घुमाकर इधर से उधर देखने लगता। असल में उसने कर्नल साइमन के हाथ, टखनों और खोपड़ी के अलावा सारा शरीर खा लिया था और कई घंटे सोकर वो ये खाना हज़म करना चाहता था, लेकिन लकड़बग्गों की वजह से उसकी नींद खराब हो गई और फिर अचानक उसकी नज़र हमारे ऊपर पड़ गई। उसका उठता हुआ सर ठहर गया और चेहरे पर ऐसी भयानक मुस्कुराहट दिखाई दी कि मेरा खून जम गया और रोंगटे खड़े हो गए और ऐसा लगा कि तमाम प्रयास के बाद भी मैं अपने हाथों को हिला नहीं सकता हूँ। इस बीच वो शायद हमें पहचानने की कोशिश कर रहा था कि मैं कोई जानवर हूँ या इंसान, क्योंकि मेरा शरीर उस टीले की वजह से उसकी आंखों से ओझल था और वो सिर्फ मेरा सर ही देख सकता था। मैंने अपने पीछे से डोनाल्ड और इब्राहिम के आगे बढ़ने की हल्की हल्की आवाज़ें सुनी, लेकिन गर्दन घुमाकर उन्हें देखने या इशारा करने की मुझमें हिम्मत न थी। पलक झपकाए बगैर शेर हमें लगातार घूर रहा था। फिर उसकी दुम धीरे धीरे दाएं बाएं घूमने लगी। वो उठकर खड़ा हो गया और ज़्यादा ध्यान से मेरी तरफ देखने लगा। लगता था डोनाल्ड और इब्राहिम के चलने की आवाज़ें उसके कानों तक पहुंच गई थीं। कुछ पल तक वो इसी तरह खड़ा रहा। ये मौका ऐसा था कि उसे भाग जाना चाहिए था, मगर क्योंकि उसका पेट भरा हुआ था, इसीलिए उसके चलने फिरने की ज़्यादा हिम्मत नहीं थी। उसने झाड़ियों का एक चक्कर काटा और दोबारा वहीं आकर बैठ गया। अब मेरा बायां हाथ फ़ौरन हरकत में आ गया और मैंने अपने शरीर का पूरा वज़न दूसरे हाथ पर डालकर एक हाथ से राइफ़ल को निशाने की तरफ लाने का काम चींटी की रफ्तार से शुरू कर दिया। इसकी वजह यह थी कि अगर ये काम मैं तेज़ी से करता तो मेरा बैलेंस बिगड़ जाता और मैं धड़ाम से नीचे गिर जाता, और दूसरी वजह यह थी कि आदमखोर आवाज़ से चौकन्ना होकर वहाँ से भाग जाता और हमारे सारे किए धरे पर पानी फिर जाता। इसीलिए मैं अपनी राइफ़ल को चुपके से अपने दाएं हाथ में लाना चाहता था। फिर मैंने इब्राहिम और डोनाल्ड को आंखों से इशारा किया कि वो जहाँ खड़े हैं वहीं खड़े रहें। अगर ज़रा उन लोगों ने हलचल की तो काम बिगड़ जाएगा। कुछ ही पलों बाद राइफ़ल मेरे दाहिने हाथ में थी और मैंने दोनों पैर अच्छी तरह रेत में जमा दिए थे और फिर मैं तन कर खड़ा हो गया। लगता था कि आदमखोर झाड़ियों में घुसने का इरादा कर रहा है, क्योंकि मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा मक्खियाँ उसके सर पर मंडरा रही थीं और वो उन्हें उड़ाने के लिए बार बार गर्दन को झटके दे रहा था। अब मैंने सावधानी के साथ उसकी खोपड़ी का निशाना लिया और फायर करने ही वाला था कि मेरे पैरों से रेत खिसक गई। मैं डगमगाया और बैलेंस बनाए न रख सका और उसी वक्त मेरी राइफ़ल का ट्रिगर एकदम से दब गया। जंगल का माहौल और चारों तरफ की पहाड़ियाँ फायर के धमाके और शेर की खौफनाक दहाड़ से काँप गईं और मैं लुढ़कनियाँ खाता हुआ इब्राहिम और डोनाल्ड के पैरों में जाकर गिर गया। इसके बाद ऐसा लगा जैसे आंखों के आगे तारे नाच रहे हैं। मेरी पसलियों में एक बहुत तेज़ टीस उठी और फिर कुछ याद नहीं कि मुझ पर क्या बीती। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को कर्नल साइमन के बंगले के अंदर एक बिस्तर पर पड़ा हुआ पाया। मेरा बेटा डोनाल्ड मेरे पास ही एक कुर्सी पर बैठा था। उसने बताया कि मेरे बाएं हाथ की हड्डी टूट गई है और इब्राहिम बैरूर किसी डॉक्टर को लेने गया है। मेरे हाथ पर पट्टी बंधी थी और मेरी गर्दन, घुटने और उंगलियों पर भी गहरी खरोंचें आई थीं। नरबख्शी के बारे में पता चला कि वो बचकर भाग गया था।
फिर इसी तरह एक हफ्ता गुजर गया। इस बीच बैरूर से एक नौजवान नौसिखिया डॉक्टर 2 बार आया और मेरे ज़ख्मों की देखभाल करता रहा, मगर तकलीफ़ बढ़ती चली गई। फिर आखिर उसने हमें बेंगलोर के बड़े हॉस्पिटल जाने की सलाह दी। अब संयोग देखिए कि जिस दिन मैं बेंगलोर जाने की तैयारी कर रहा था, उसी दिन डिस्ट्रिक्ट खादर के कमिश्नर अपने अमले के साथ मुझे देखने आ गए। विलियम साइमन और उसके बाप के मारे जाने की सूचना उनको मिल चुकी थी और बाद में मुझे ये भी पता चला कि डिप्टी कमिश्नर की उन मरने वालों से रिश्तेदारी थी। डिप्टी कमिश्नर निकोलस के साथ रियासत के 2 बड़े ऑफिसर भी आए। उनके संबंध में हमें बताया गया कि वो बहुत अनुभवी शिकारी हैं और बहुत सारे आदमखोरों को उनके अंजाम तक पहुंचा चुके हैं। उनमें एक का नाम दरबारी लाल और दूसरे का नाम सिद्धू सिंह था और उन्हीं के साथ 4-5 शिकारी और भी थे। मैं क्योंकि हिंदुस्तान में काफ़ी लंबे समय तक रहा हूँ और कई बार यहाँ की रियासतों के राजा महाराजाओं के साथ शिकार पर गया हूँ, इसीलिए उन लोगों की खूबियों और कमज़ोरियों को अच्छी तरह समझता हूँ। ये लोग शिकार करने के तरीक़ों को बिल्कुल नहीं जानते, लेकिन डींगें इतनी मारते हैं कि बस क्या कहें। मामूली गीदड़ पर फायर करके खुश होते हैं जैसे शेर पर गोली चला दी है, और उनके दरबार के चापलूस लोग उनकी तारीफ़ कर देते हैं कि सरकार के निशाने का तो कोई जवाब ही नहीं है। शेर की भला क्या हिम्मत जो आपके हाथों से बचकर निकल जाए। खैर, इसी तरह की बातें करके वो इन लोगों को उल्लू बनाते हैं और माल बटोरते हैं। अब दरबारी लाल और सिद्धू सिंह की एक झलक देखने के बाद ही मैंने अनुमान लगा लिया कि ये सज्जन कितने पानी में हैं। बल्कि मेरे दिमाग में ये शक पैदा होने लगा कि आदमखोर कहीं इनका शिकार ही ना कर ले। दरबारी लाल मुझसे कहने लगा, जनाब आपको चोट लग गई है, आप तो हॉस्पिटल चले जाइए, आदमखोर से हमारे महाराजा साहब निपट लेंगे। महाराजा साहब भी आए हैं? मैंने हैरत से पूछा। जी हाँ, वो हमारे साथ ही चले थे, मगर बीच रास्ते में उन्हें थोड़ा ज़ुकाम हो गया, इसीलिए वो वापस चले गए। 1-2 दिन बाद जब उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी तब आएंगे। सिद्धू सिंह ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई तो मैं मुस्कुराकर चुप हो गया। यहाँ पर मैं किसी वजह से उन महाराजा साहब का नाम नहीं लूँगा। मैं उनको अच्छी तरह से जानता था और एक बार मैं उनकी बेवकूफ़ी के कारण मरते मरते बचा था। क्योंकि यह क़िस्सा बहुत दिलचस्प है, इसीलिए सुनाए बगैर रहा नहीं जा रहा है। इसकी सहायता से आप उन राजा महाराजाओं के शिकार खेलने के तरीक़ों और तरकीबों को समझ पाएंगे और मालूम हो जाएगा कि ये लोग कैसी कैसी मूर्खता और मस्करों जैसी हरकतें करते थे। यह उन दोनों की बात है जब मैंने उस रियासत में जंगल कटवाने का ठेका ले रखा था। फिर ना जाने कैसे वहाँ के महाराजा को मेरे शिकारी होने का पता चल गया। कारोबार के बारे में मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि राइफ़ल का प्रयोग मैं कम से कम करूँ और शिकार से ध्यान हटाकर अपने काम पर ध्यान दूँ। और वैसे भी उस रियासत में मेरे जानने वाले बस इक्का दुक्का लोग ही थे, जिन्हें मैंने बता दिया था कि वो मेरे शिकारी होने के बारे में किसी को भी ना बताएं, वरना महाराजा और उनके दरबारियों से पिंड छुड़ाना कठिन हो जाएगा। खैर, फिर 1 हफ्ता ठीक ठाक गुजर गया। जिस जंगल में कटाई का काम हो रहा था वहाँ शेर, तेंदुए, सांभर, चीतल और रीछ सभी जानवर पाए जाते हैं, लेकिन उन्होंने मज़दूरों के काम में कभी रुकावट नहीं डाली, बल्कि वो उन्हें देखकर चले जाते थे। एक दोपहर के समय मैं घोड़े पर सवार जंगल में निगरानी के लिए जा रहा था, तभी रियासत के 2 सिपाही मेरे पास आए और उन्होंने हमें बताया कि महाराजा ने आपको याद किया है और इसी समय चलना होगा। मैं समझा कि शायद ठेके के बारे में पूछताछ करेंगे, इसीलिए मैं सिपाहियों के साथ चल दिया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो महाराजा अपने महल में आराम कर रहे थे। मुझे उन्होंने वहीं बुला लिया और मुझे देखते ही कहने लगे, मिस्टर एंडरसन, मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छे शिकारी हैं। ये सुनकर मेरे पैरों से ज़मीन निकल गई और मौत मेरे सर पर नाचने लगी। मैंने उनसे दबी ज़बान में कहा कि हाँ, मैं एक शिकारी हूँ, लेकिन साथ में ये भी कह दिया कि अब इस काम से मैं उकता चुका हूँ, शरीर कमज़ोर हो गया है, निशाना सही नहीं लगता है और हाथ पैर मेरे कांपते हैं, निगाहें एकदम कमज़ोर हो चुकी हैं, इसीलिए मैदान छोड़ चुका हूँ
और अब सिर्फ अपने कारोबार पर ध्यान दे रहा हूँ। महाराजा हमारी इन बातों को सुनकर हंसने लगे और मुझे बैठने के लिए कुर्सी की तरफ इशारा किया। फिर बोले, मैं आपको तकलीफ़ ना देता मिस्टर एंडरसन, मगर बात ही कुछ ऐसी है कि मुझे आपको बुलाना पड़ा। बात यह है कि ब्रिटिश फ़ौज के अंग्रेज़ कमांडर इन चीफ साहब यहाँ आ रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि वो मेरी रियासत से शेर का शिकार किए बिना वापस चले जाएं, और मैंने इसीलिए आपको बुलाया है। एक बात तो यह है कि आप भी ब्रिटिश हैं, और दूसरी बात यह कि आप शेर के शिकार का काफ़ी तजुर्बा रखते हैं, तो आपको उनके साथ जाना होगा और मैं आपको इस काम के लिए एक सही कीमत दूंगा। महाराजा, आपकी दी हुई जिम्मेदारी पूरी करके हमें खुशी होगी, लेकिन मैं पेशावर शिकारी नहीं हूँ, इसीलिए पैसों का कोई सवाल नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आपके यहाँ शेर का शिकार जिस तरह किया जाता है उसे मैं शिकार नहीं समझता, बल्कि मेरी समझ में ये बेचारे जानवर पर जुल्म है। वो कैसे? महाराजा बेड से उठकर बैठ गए और हैरत से मेरी तरफ देखने लगे। वो ऐसे कि शेर अकेला होता है और उसके मुकाबले में आप अपना पूरा लाहो लश्कर लेकर जाते हैं। सैकड़ों लोग हाका करने वाले बहुत से शिकारी और हथियारों से लैस सिपाही चारों तरफ से नाकाबंदी करके उसे घेर लेते हैं, और जब वो बेबस हो जाता है तो मचान पर बैठा हुआ कोई आदमी उस पर फायर करके उसे मार डालता है और शिकारियों में अपना नाम लिखवा लेता है। भला बताइए, क्या इसी को शिकार कहते हैं? महाराजा ने मेरी बात सुनकर एक कहकहा लगाया और बोले, आप बड़े दिलचस्प आदमी हैं। हम और हमारे पुरखे इसी तरह शिकार खेलते आए हैं और मुझे तो इसमें कोई ख़राबी नज़र नहीं आती, बल्कि शिकार का मज़ा ही दुगना हो जाता है। खैर, आप किस तरह शिकार करते हैं? मैं अपने शिकार को पूरा मौका देता हूँ कि वो भी हमला करने का अरमान निकाल ले, उसे बेबस नहीं करता, और मचान वगैरह मेरी नज़रों में कायरों की ही देन है। सच तो ये है महाराजा कि शेर के आगे डट कर दो दो हाथ करने में ही मज़ा आता है। खूब, बहुत खूब। महाराजा ने मेरी तरफ गौर से देखा। उनकी आंखों में अब हैरत की जगह खुशी झलक रही थी। आपने अब तक कितने शेर मारे हैं मिस्टर एंडरसन? सही संख्या तो याद नहीं, मैंने लापरवाही से कहा। कोई 100 सवा 100 मारे होंगे, और ये सभी आदमखोर थे। मैं उन्हीं शेरों का दुश्मन हूँ जो इंसानों के दुश्मन हैं। बेगुनाह शेरों पर मेरा हाथ नहीं उठता है। कमाल है भाई, कमाल है। महाराजा के मुंह से दोबारा ये शब्द निकले। फिर कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, आपका कहना ठीक है मिस्टर एंडरसन, हम लोग सही में शिकार नहीं खेलते, बल्कि शिकार के फ़न का मजाक उड़ाते हैं। मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। क्या ये हो सकता है कि आप अस्थायी तौर पर हमारी रियासत में बस जाएं? और मैं ये भी चाहता हूँ कि आप इस मुहिम में मेरे साथ रहें। लेकिन शेर पर गोली चलाना या ना चलाना ये आपकी अपनी मर्ज़ी होगी। मैं आपके आदर्शों को तोड़ना नहीं चाहता। मैं आ जाऊँगा, मैंने कहा, और महाराजा से विदा लेकर अपने कैंप पर चला आया। फिर एक हफ्ते बाद कमांडर इन चीफ साहब पधारे और महाराजा ने उनसे मेरा परिचय कराया। कमांडर साहब मेरे नाम और काम से पहले से ही वाकिफ़ थे, तो हमसे बहुत अच्छी तरह से मिले। मैंने उनके साथ भी वही बातें की जो महाराजा से कर चुका था। कमांडर इन चीफ ने भी उन्हें माना, लेकिन इन चीज़ों को ना समझने का बहाना करके बात ख़त्म कर दी। पहले ही दिन सूचना मिली कि शेरों का एक जोड़ा नदी के दूसरे किनारे पर गुफा में रहता है और जंगल में घूमता देखा गया है। महाराजा फ़ौरन अपने आदमियों के साथ नदी पर पहुंच गए और कैंप वगैरह लग गए, जिसकी वजह से वहां काफ़ी चहल पहल हो गई। मुझे ये सब देखकर हंसी आती थी और लोग मेरे हंसने पर हंसते थे। मैं उन्हें दीवाना समझ रहा था और वो हमें पागल समझ रहे थे। अब हाका शुरू हुआ और मज़दूर, सिपाही, देहाती ढोल बजाने और गला फाड़ फाड़ कर चीखने चिल्लाने लगे। नदी उन दिनों लगभग सूखी पड़ी थी, तो बहुत से लोग नदी में उतरकर खड़े हो गए ताकि शेर उधर से निकलकर भागने ना पाए। बहुत से मनचले सिपाही इनाम पाने की लालच में गुफा के बहुत पास चले गए और उसके अंदर पत्थर फेंकने लगे। महाराजा और कमांडर साहब अलग अलग पेड़ों पर बंधे हुए मचानों पर विराजमान थे
और मैं नदी के किनारे पेड़ के साथ लगा हुआ खड़ा था। अचानक एक ज़ोरदार दहाड़ के साथ शेर और शेरनी गुफा से बाहर आए और हाका करने वालों में भगदड़ मच गई। मैंने देखा कि एक देहाती जो गुफा के काफ़ी करीब खड़ा था, शेर के पंजे की जद में आ गया। एक ही पंजे में शेर ने उसे खून में नहलाकर ज़मीन पर लिटा दिया और आदमियों का घेरा चीरकर शेर और शेरनी आनन फानन नज़रों से गायब हो गए। हालांकि उनके दहाड़ने की आवाज़ें जंगल में काफ़ी देर तक गूंजती रहीं। जिस आदमी को शेर ने घायल किया था, कुछ ही देर में वो बगैर इलाज मिले दम तोड़ चुका था। कमांडर इन चीफ का इस घटना से मज़ा ख़राब हो गया, लेकिन महाराजा की नज़रों में उनकी प्रजा के एक मामूली देहाती की कोई कीमत ना थी। उन्होंने अपने आदमियों को दोबारा हाका लगाने का आदेश दिया। पता चला कि शेर और शेरनी वहाँ से कई फरलांग दूर लंबी लंबी घास में छुपे हुए हैं और पत्थरों की बारिश के बाद भी बाहर नहीं निकल रहे। महाराजा ने मुझे कमांडर के साथ जीप में उधर भेजा और ख़ुद दूसरी जीप में बैठे। घास के इस टुकड़े के करीब कुछ पेड़ थे, जिनमें से एक पेड़ पर कमांडर इन चीफ को चढ़ा दिया गया और दूसरे पेड़ पर महाराजा को। ये दोनों पेड़ एक दूसरे के आमने सामने थे। मैं महाराजा के कहे अनुसार कमांडर इन चीफ की सिक्योरिटी के लिए पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। अब हाका शुरू हुआ। शेरनी तो छलांग लगाकर गरजती हुई एक तरफ भाग गई, लेकिन शेर बदहवास हो चुका था। वो सीधा उस पेड़ की तरफ लपका जिस पर कमांडर साहब बैठे थे और उसके तने के साथ मैं लगा खड़ा था। अब कमांडर साहब को शेर पर गोली चलाना चाहिए थी, लेकिन महाराजा ने मेहमान को मौका दिए बगैर आधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और उन्हें यह भी याद नहीं रहा कि मैं उस पेड़ के नीचे खड़ा हूँ। 2 गोलियाँ साएं साएं करती हुई मेरे दाएं बाएं से गुजर गईं। तब जाके पता चला कि महाराजा का निशाना शेर के बजाय मैं खुद हूँ। मौका इस तरह का था कि अगर मैं शेर की तरफ ध्यान लगाता हूँ तो महाराजा की गोलियाँ हमें ना छोड़ती, और अगर उन गोलियों से बचने की कोशिश करता तो शेर हमें घायल करके भाग जाता। खैर तो यह कि कमांडर साहब ने कोई गोली नहीं चलाई, वरना मेरा किस्सा तो उसी दिन ख़त्म हो जाता। अब मजबूरन मैं पेड़ के तने से चिमट गया और शेर पर फायर किया। मेरी गोली उसकी गर्दन में लगी और वो वहीं ढेर हो गया। थोड़ी देर बाद महाराजा साहब अकड़ते हुए वहाँ आ पहुँचे। उनके आदमी महाराजा की तारीफ़ में ज़मीन और आसमान एक किए दे रहे थे। जब वो चुप हुए तो मैंने कहा, ज़रा सा शेर को भी देख लीजिए कि गोली कहाँ लगी है। वो फरमाने लगे कि मैंने 2 गोलियां उसकी खोपड़ी में मारी हैं और एक उसके दाहिने कंधे में। अब जब शेर का मुआयना किया गया तो सिर्फ उसकी गर्दन में एक गोली लगी थी और यह वही गोली थी जो मेरी राइफ़ल से चली थी। मैंने कहा, महाराजा साहब आपने तो आज मुझे मार ही डाला था। महाराजा का चेहरा लाल हो गया और उन्होंने अपने कारिंदों पर इसका गुस्सा उतारा और खूब खरी खोटी सुनाई। अगले दिन मैं बीमारी का बहाना करके वहाँ से रफू चक्कर हो गया और जान बच जाने पर ऊपर वाले का कोटि कोटि धन्यवाद अदा किया। खैर स्टोरी पर आता हूँ। बेंगलोर में हॉस्पिटल में पड़े पड़े 1 महीना मुझे हो गया। इस बीच इब्राहिम मेरी तीमारदारी में लगा रहा। डोनाल्ड डिप्टी कमिश्नर और उसके स्टाफ के साथ आदमखोर की तलाश में लगा हुआ था और वीकली मुझे उसकी की गई कोशिशों की सूचनाएं मिल जाती थीं। ये भी मालूम हुआ कि महाराजा साहब आदमखोर के डर से इस तरह घबराए कि 2 दिन बाद ही अपनी रियासत की तरफ भाग गए। हालांकि उनके दोनों शिकारी वहीं डटे रहे। उन दोनों में से दरबारी लाल को महाराजा के जाने के अगले ही दिन आदमखोर ने कई लोगों के सामने मुंह में दबाया और ले गया, और सिद्धू सिंह पर इस घटना से इतना असर हुआ कि उन्हें हार्ट अटैक पड़ गया और 3 दिन तक बेहोश रहने के बाद उनके प्राण पखेरु उड़ गए। डिप्टी कमिश्नर एक अक्लमंद आदमी था। उसने कहा कि यहाँ के लोगों को आदमखोर की दया पर छोड़ा नहीं जा सकता है, क्योंकि आदमखोर की जानलेवा घटनाओं से न सिर्फ उस इलाके के लोगों की ज़िंदगी थम चुकी थी, बल्कि गवर्नमेंट की भी सारी गतिविधियाँ रुक गई थीं। वजह यह थी कि कोई भी आदमी उस तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता था, और शेर अब तक इतना निर्भीक हो गया था कि लंकाधाली, मंदक, संताधेरी, होगर खान, होगराली और बैरूर में दिन दहाड़े
घरों में घुस जाता और कोई न कोई उसके जबड़ों का शिकार बन जाता। एक बार तो वो बैरूर रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया और वहां सनसनी फैला दी। उस समय एक गाड़ी स्टेशन पर खड़ी थी और शेर को वहां देखकर यात्रियों ने दरवाजे जल्दी जल्दी बंद कर लिए और कुछ लोगों ने उसे डराने के लिए बर्तन वगैरह भी बजाए और पत्थर भी मारे। लेकिन शेर ने इसकी फिक्र नहीं की। उसने भागते हुए खुलियों में से कुछ को घायल किया और फिर उनमें से एक को जबड़ों में दबाकर जंगल की तरफ भाग गया। उस समय के अखबारों में इसकी खबरें छपती थीं और एक दिन अखबार से ही ये बात पता चली कि इंग्लिश फ़ौज की एक टुकड़ी को आदमखोर का काम तमाम करने के लिए भेजा गया है। इसके बाद तरह तरह की खबरें आने लगीं। कभी पता चलता कि आदमखोर मारा गया, कभी पता चलता नहीं मरा। मेरा अपना ख्याल ये था कि उसको मारना फ़ौजियों के बस की बात नहीं थी, क्योंकि ये लोग बैटलफील्ड में अपने मोर्चों के अंदर बैठकर लड़ते हैं और इसके उलट एक घने जंगल में 50-60 स्क्वायर मील के अंदर नरबक्षी को ढूंढकर मारना आसान काम नहीं। इब्राहिम का ख्याल भी यही था। वो बड़ी बेकरारी से हमारे स्वस्थ होने की दुआ करता और ख़ुद मैं भी हॉस्पिटल में रहते रहते परेशान हो चुका था। मैं चाहता था जितनी जल्दी हो सके मैं इस कैद खाने से बाहर निकलूं और आदमखोर को नरक का रास्ता दिखाऊं। लेकिन डॉक्टरों के आगे मेरी एक ना चली। वो कहते थे कि अभी हड्डी अच्छी तरह नहीं जुड़ी है और अगर केयर ना की तो इसमें पूरी ज़िंदगी तकलीफ़ रहेगी। खैर किसी तरह 1 महीने 7 दिन बाद मुझे अस्पताल से छुट्टी मिली। अब मेरा कंधा ठीक था और अच्छी तरह काम कर रहा था, इसीलिए मैं होगराली जाने की तैयारी करने लगा। उसी रात डोनाल्ड अपनी माँ को लेकर हॉस्पिटल आ गया। मेरी पत्नी उस समय मुंबई में थी और उसे इस घटना की जानकारी नहीं थी, मगर लग रहा था उसे मेरे घायल होने की सूचना डोनाल्ड ने दी थी और क्योंकि अब वो यहाँ आ गई थी तो वो मुझे होगराली जाने की इजाज़त कभी नहीं देगी। इसीलिए मैंने इब्राहिम को उसी हॉस्पिटल के एक डॉक्टर के पास अस्थायी तौर पर नौकरी पर रखवा दिया और बीवी और डोनाल्ड के साथ मुंबई चला गया। मैंने तय किया था कि कुछ दिन रहकर किसी बहाने से वापस चला आऊँगा, लेकिन मुंबई पहुंचकर मैं अपने कामों में इस तरह उलझा कि 3 महीने गुजर गए। इस बीच मैंने अखबार में पढ़ा कि आदमखोर मारा गया है। ये पढ़कर मैंने सुकून की सांस ली और होगराली जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। फिर मुझे अपने कारोबार की वजह से पूना और हैदराबाद जाना पड़ा और धीरे धीरे वो आदमखोर मेरे दिमाग से निकल गया। 2 महीने बाद मैं वापस मुंबई आ गया तो एक दिन अचानक मुझे डाक से आया हुआ इब्राहिम का पत्र मिला। उसने पत्र में लिखा था कि आदमखोर अभी तक मारा नहीं गया है, वो तो कोई और शेर था जो आदमखोर के धोखे में मारा गया। आदमखोर ने यहाँ बहुत तबाही मचा रखी है। उसने बस्तियाँ और गांव उजाड़ दिए हैं। ऐसा लगता है कि अगर उसका कुछ ना किया गया तो डिस्ट्रिक्ट खादर में एक आदमी भी ज़िंदा नहीं बचेगा। मैंने उस पत्र के बारे में ना अपनी पत्नी को बताया और ना ही डोनाल्ड को। चुपके से अपना ज़रूरी सामान बांधा और रात की गाड़ी से बेंगलोर रवाना हो गया। बेंगलोर पहुंचकर मैंने अस्पताल जाकर इब्राहिम से मुलाकात की। उसने हमें आदमखोर के बारे में सारी जानकारियां दी। फिर मैं होगराली जाने से पहले डिप्टी कमिश्नर से मिला और उनसे जंगल में जाने और आदमखोर को मारने की परमिशन ली और इब्राहिम को लेकर होगराली पहुंच गया। वहाँ न कोई आदमी था न आदमजात। खेतियाँ वीरान, चाय के बाग सूखे हुए, झोपड़ियाँ खाली, चारों तरफ सन्नाटा, हर तरफ एक दहशत छाई हुई महसूस हो रही थी। जब मैं बैरूर पहुंचा तो स्टेशन के बाहर सरकारी नौकरों ने ऊंची ऊंची बल्लियां लगाकर उन पर कांटेदार तार लगा रखे थे ताकि आदमखोर स्टेशन में ना घुसने पाए। आसपास के गांवों के बहुत से लोग वहां कैंप लगाकर रह रहे थे और गवर्नमेंट उनके खाने पीने का इंतज़ाम कर रही थी। उन सब के दिमागों में ये बात बैठ चुकी थी कि आदमखोर के भेष में ये कोई आफत है जिसे मारना किसी इंसान के बस की बात नहीं है, लेकिन उससे जादू टोने के ज़रिए निपटा जा सकता है। इसीलिए ये लोग उल्टी सीधी हरकतें किया करते थे। आदमखोर का पीछा करने में मेरी रातों की नींद और दिन का चैन हराम हो चुका था।
ना खाने का होश था, ना पहनने का। हर समय यही सोचता रहता कि किसी तरह उसका काम तमाम कर दूं, ताकि लोग चैन की सांस ले सकें। मगर वो एक छलावा बन चुका था। कई बार मेरा और उसका आमना सामना हुआ, मगर हर बार वो चकमा देकर निकल जाता। इतना तो मैं जानता था कि वो मेरी भी ताक में है, और जैसे ही उसे मौका मिलेगा वो मेरी हड्डियां चबा जाएगा। मैंने अपनी सारी स्किल और तरकीबें उसको फंसाने में लगा दी, यहाँ तक कि कई बार मैं उसके आने जाने वाले रास्तों पर आंखें बंद करके लेट भी गया, जैसे कि सो रहा हूँ। मगर वो सब कुछ समझता था, बस दूर से ही हमें देखकर गुर्राता, मगर करीब ना आता। जैसे ही मैं अपनी राइफ़ल सीधी करता वो झाड़ियों में गायब हो जाता। हालांकि मैं उसके रास्ते की रुकावट बन चुका था, मगर आदमियों को खाने की आदत उसकी इतनी पड़ चुकी थी कि वो हर दिन किसी न किसी तरह कोई न कोई आदमी को पकड़ ही लेता था। एक बार तो वो बैरूर स्टेशन पर लगे तारों से घुसकर कैंप तक जा पहुंचा, और हथियारों से लैस सिपाहियों की फायरिंग के बाद भी एक औरत को उठाकर भाग गया। मैं बता नहीं सकता कि मैंने उसके इंतज़ार में कितनी रातें पेड़ों पर जागते हुए गुजारी, और कितने दिन पहाड़ों, गुफाओं और घाटियों में ठोकरें खाता रहा। इब्राहिम परछाई की तरह मेरे साथ था, और इस दौरान वो कई बार आदमखोर के हत्थे चढ़ते चढ़ते बचा। मैंने उसे समझाने का प्रयास किया कि वो अपनी सुरक्षा का ध्यान रखे, लेकिन उसने एक ना सुनी। वो बहुत बहादुर और निडर आदमी था, और मुझे उसकी दोस्ती पर हमेशा गर्व रहेगा। कई बार ऐसा होता कि आदमखोर कई कई हफ्ते दिखाई नहीं देता, और इसका कारण ये था कि वो अपनी टेरिटरी में कहीं दूर निकल जाता, जैसे कि बदरा डैम पहुंच गया और वहां मौका पाकर 4-5 आदमी मार लिए, या फिर बाबा बदान में जा टपका और वहां झोपड़ियों में सोए हुए ग्रामीणों को घायल करके एक आध को उठाकर ले भागा। और कुछ इसी तरह लिखावाली, लाल बाग, लंका धाली और संतावेरी के इलाकों में घूमता रहता, क्योंकि इन इलाकों के लोग अभी तक बाहर आ जा रहे थे। इसीलिए आदमखोर को अपना शिकार आसानी से हासिल हो जाता था। हमने जो भी जानकारियां इकट्ठा की उसके मुताबिक आदमखोर 10 महीनों में 192 आदमियों को मार चुका था, और उसकी इस खूनी गतिविधियों का इलाका लगातार बढ़ रहा था। वो जिस तेज़ी से लोगों को अपने पेट की आग का ईंधन बना रहा था, इससे अंदाज़ा हो रहा था कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि उन सारे गांव बस्तियों से इंसानों का नाम और निशान मिट जाएगा। हम कर्नल साइमन के बंगले में ठहरे हुए थे। हालांकि यहाँ रहते हुए डर लगता था, क्योंकि बार बार कर्नल की शक्ल नज़रों में घूमने लगती। मगर बस इसीलिए कि नारंगियों का ये बाग आदमखोर का अस्थायी ठिकाना था, मैं यहाँ पर ठहरा हुआ था। लेकिन जब मैं उसको तलाश करने निकलता तो वहाँ चारों तरफ सन्नाटा ही दिखाई देता। नहीं पता कि उसे कैसे पता चल जाता। कई बार ऐसा भी हुआ कि वो दिन की रोशनी में बंगले के पास से गुज़रा, मगर इससे पहले कि मैं राइफ़ल संभालूं या उसका पीछा करूं, वो भाग गया। और कई बार तो उसने जंगल में मेरा पीछा भी किया, मगर हमला करने में वो कामयाब नहीं हुआ। एक दिन मैं बाहर से शाम को वापस आया तो इब्राहिम के चेहरे पर खौफ की हल्की हल्की छाया दिखाई दी। पता चला कि नरबख्शी पूरे दिन बंगले के चक्कर काटता रहा है, और एक दो बार उसने दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसने का प्रयास भी किया है। इब्राहिम बोला कि साहब, मैंने उस पर 2-3 फायर भी किए, मगर कोई गोली उसे नहीं लगी। फिर वो दहाड़ता और गुर्राता हुआ यहाँ से भाग गया। मैं डर रहा था कि कहीं वो आसपास छुपा हुआ ना हो कि आप पर अचानक हमला कर दे। मैंने कहा, ऐसा लगता है कि उस जालिम का आखिरी समय आ गया है, और अब हमें अपना तरीक़ा बदलना पड़ेगा। क्योंकि उसे बंगले में आने की आदत पड़ गई है, तो क्यों ना उसकी इस आदत से फ़ायदा उठाया जाए। वो कैसे? इब्राहिम ने पूछा। ज़रा साहस करना पड़ेगा, इसमें ख़तरा है, मगर तुम्हें हमारे ऊपर भरोसा करना चाहिए। मैं हर काम के लिए तैयार हूँ। आदमखोर को मारने के लिए आपको अगर मेरी जान की भी ज़रूरत पड़ी तो मैं मना नहीं करूँगा।
मेरी जान अगर लोगों को बचाने के लिए काम में आ जाए तो इससे बढ़कर खुशनसीबी और क्या होगी। आप अपना प्लान बताइए। प्लान सिर्फ इतना है कि तुम आज रात बंगले के बाग में चारपाई बिछा कर लेट जाओ और अपने पास लोडेड राइफल ज़रूर रख लेना। मैं तुम्हारे करीब ही एक पेड़ पर बैठूंगा और मुझे विश्वास है कि वो ज़रूर आएगा और मैं उस पर गोलियां चलाकर उसे मार डालूंगा। शिकारी लोग शेर को फंसाने के लिए बेट के तौर पर बकरी या भैंसे वगैरह को बांधते हैं, लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्टा है। अगर तुम तैयार हो तो। मैं तैयार हूँ, उसने अपने सीने पर हाथ रख कर कहा। अब सूरज डूबते ही मैं राइफ़ल लेकर पेड़ पर चढ़ गया और इब्राहिम से कहा कि वो ऊंची आवाज़ में गाना गाता रहे ताकि आदमखोर उसकी आवाज़ सुने और उधर आए। पेड़ के नीचे कुछ दूरी पर उसने अपनी चारपाई बिछाई और ऊंची आवाज़ में गाने की जगह उसने अपनी कोई धार्मिक किताब पढ़ना शुरू कर दी। रात धीरे धीरे गुजर रही थी और जंगल का सन्नाटा गहरा होता गया। ऐसा लगता था कि आदमखोर के खौफ से सारे जानवर और पंछी खामोश थे। यहाँ तक कि मेंढकों का टटराना और गीदड़ों की चीखें भी खामोश थीं। इब्राहिम देर तक किताब पढ़ता रहा। उसकी आवाज़ में बहुत दर्द था। हालांकि मैं जो कुछ वो पढ़ रहा था उसका मतलब नहीं जानता था, मगर उसे सुनकर मेरे शरीर में कपकपी सी हो रही थी। खैर, पेड़ पर बैठे बैठे मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए, मगर मैं उन्हें हिलाने डुलाने से डर रहा था क्योंकि आदमखोर चौकन्ना हो जाएगा। 1:30 बज रहा था और चांदनी में दूर तक फैला हुआ जंगल बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था और मुझे नींद आने लगी थी, जो पाइप पिए बिना दूर नहीं होने वाली थी। लेकिन मैं अपनी तरफ से कोई छोटी से छोटी हरकत भी नहीं करना चाहता था जिससे आदमखोर को मेरे वहाँ मौजूद होने का एहसास हो जाए। ये हो सकता था कि जब मैं माचिस जलाऊं तो वो उसकी चिंगारी देख ले। तभी ठंडी हवाएं चलने लगीं और उसकी वजह से मुझे और नींद आने लगी। मेरी आंखें बार बार बंद हो रही थीं, लेकिन मुझे एक मजबूत इरादे के साथ जागते रहना था, क्योंकि ये एक इंसान की मौत और ज़िंदगी का मामला था और मेरी ज़रा सी लापरवाही पर अगर आदमखोर इब्राहिम को उठाकर ले जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाता। एकाएक इब्राहिम चुप हो गया। उसके चुप हो जाने से हमें झटका लगा और मैं आंखें फाड़ फाड़ कर उसकी तरफ देखने लगा तो देखा कि वो अपनी चारपाई पर पलथी मारकर बैठा है। शायद उसे भी नींद आ रही थी, मगर कुछ पल बाद मुझे दिखाई दिया कि उसकी आंखें खुली हुई हैं और वो अपने ठीक सामने टकटकी बांध कर कुछ देख रहा है। मैंने फ़ौरन गर्दन घुमाई और उधर नज़रें दौड़ाई, मगर पेड़ों और घास के अलावा उधर कुछ नज़र नहीं आया। तब मैंने सोचा कि इब्राहिम को आवाज़ देकर होशियार करूं और पूछूं कि क्या माजरा है। अभी मैं आवाज़ देने ही वाला था कि पास के पेड़ पर बैठा हुआ एक उल्लू अपनी डरावनी आवाज़ में हू हू करता हुआ उड़ गया और मेरी सिक्स सेंस काम पर लग गई। बिजली की तेज़ी से मैंने अपनी राइफ़ल संभाली और इससे पहले कि घास में छुपा हुआ आदमखोर इब्राहिम पर हमला करता, मैंने एक के बाद एक 2 फायर उसकी तरफ कर दिए। उसके मुंह से दिल को हिला देने वाली दहाड़ सुनाई दी और कुछ देर वो घास में तड़पता रहा और फिर शांत हो गया। अब मैंने इब्राहिम को आवाज़ दी, मगर वो तो उसी तरह शांत चारपाई पर बैठा रहा। लगता था जैसे नरबक्षी के खौफ से उसका जिस्म सुन्न पड़ गया है। अब मैंने ज़ोर ज़ोर से उसे आवाज़ें दी, टार्च की लाइट उसके चेहरे पर फेंकी, तब कहीं जाकर उसके होश व हवास जागे। मैंने उससे कहा कि भागकर बंगले में चले जाओ और सवेरा होने तक बाहर नहीं आना। वो फ़ौरन उठा और बंगले की तरफ भाग गया। मैं सुबह होने तक पेड़ पर बैठा रहा क्योंकि मुझे शक था कि आदमखोर मारा गया है या नहीं। फिर जब सुबह का उजाला फैल गया तो मैं पेड़ से उतरा तो देखा कि आदमखोर घासों में मरा पड़ा था। फिर मैं उसके करीब गया और उसका जायज़ा लिया। मेरी दोनों गोलियां उसका भेजा फाड़ती हुई निकल गई थीं। खैर, आधा दिन होते होते 50 मील लंबे इलाके में नरबक्षी के मारे जाने की खबरें फैल गईं। लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई क्योंकि हर आदमी उस हैवान को देखना चाहता था जिसने वहाँ के 200 आदमियों को मारकर खा लिया था।
चारों तरफ खुशियां मनाई जा रही थीं और गांव वाले अपने परिवार समेत अपने घरों को वापस लौट रहे थे और इनके चेहरों पे झलकती हुई खुशी मेरी और इब्राहिम के काम का इनाम था। तो दोस्तों, ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म हुई। आशा करता हूँ यह आप लोगों को पसंद आएगी, और अगर पसंद आई है तो स्टोरी को लाइक करें, शेयर करें, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए, आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और स्टोरी के साथ। तब तक खुश रहें, आबाद रहें। जय भारत, जय हिंद।